नमस्कार दोस्तों और दोस्ती ये नहीं हो। देखिए आज हम जानने वाले हैं लेबर लॉ के बारे में कि लेबर लॉ होता क्या है, कैसे होता है, क्या काम करता है, एक लेबर इससे कैसे फायदा ले सकता है, एक लेबर को कब पेमेंट मिलनी चाहिए, कितने मिलनी चाहिए, और अगर कोई लेबर किसी कंपनी को छोड़कर जाता है तो उसे कितने पैसे मिलने चाहिए। तो पूरा ए टू जेड आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, यानी लेबर लॉ के बारे में जानने वाले हैं। और जो भी लड़का अपनी वाली के पीछे ज़्यादा दौड़ता है तो उसे ये जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब उसे काम नहीं मिलेगा तो कम से कम जब वो लेबर ही करेगा तो उसे कम से कम पेमेंट तो ढंग से मिल पाएगी ना। इसलिए वो लड़का जरूर जाने इसे। और देखो जितने भी आपको ये सारे दिख रहे हैं ना, ये सारे 100 पेज के होते हैं, यानी एक एक कानून। तो आपको मैं एकदम निचोड़ देने वाला हूं कि मतलब किस तरीके से लेबर लॉ होता है, उसमें क्या चीज एकदम मेन चीज लिखी हुई है, तो वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखो अब ये जो लेबर लॉ बना है ये ऐसा नहीं है कि केवल लेबर के फेवर में बना है, ये कुछ मालिक यानी कंपनी के भी फेवर में बना रहता है। ऐसा इसलिए ताकि कंपनी और लेबर के बीच में एक बैलेंस बना रहे। अब पता लगा सारा पावर आप लेबर को ही दे रहे हो तो रातों रात क्या करेगा, मालिक को उठा के लेके चला जाएगा। मालिक कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि भैया सारे कानून तो लेबर के ही फेवर में है। इसीलिए भैया क्या किया गया, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए ये लेबर कानून बनाया गया है। कुछ पावर मालिक को दी गई है, कुछ पावर लेबर को दी गई है। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला आता है 8 आवर, यानी 8 आवर काम, यानी 8 घंटे काम का। अगर कोई भी एक लेबर है तो उसे 8 घंटे ही काम करने रहते हैं और बीच में हर 4 घंटे पे उसको आधे घंटे का रेस्ट दिया जाता है। और अगर ये रेस्ट नहीं दिया जाता तो वो शिकायत कर सकता है। और जो एक लेबर होता है अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो जब वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो उसे कहते हैं हम ये ओवर टाइम काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने क्षमता से ज़्यादा काम कर रहा है। और जब वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करता है यानी 8 घंटे ज़्यादा काम करता है तो उसे पेमेंट भी ज़्यादा मिलती है। अब कितनी मिलती है, तो जितना उसको पहले हर घंटे के मुकाबले मिल रहा था तो अब 8 घंटे के बाद वो जितना करेगा तो उसका दुगना हर घंटे के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि मान लो कोई लेबर है वो 8 घंटे काम करता है तो उसे 800 रुपये मिलते हैं, यानी 1 घंटे को उसको 100 रुपये मिल रहे हैं। तो जब वो 9वें घंटे काम करेगा ना तो उसे 200 रुपये मिलेंगे। और जब 10वें घंटे काम करेगा तो उसे 400 रुपये मिलेंगे, यानी 9 घंटा और 10 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो उसे 400 रुपये मिलेंगे। और जब वो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा था तो उसे केवल 100 रुपये मिल रहे थे। अब जब वो ओवर टाइम काम करेगा तो उसे क्या होगा, दुगना पैसा मिलेगा। ये हो गया 8 घंटे का। अब बहुत से लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर और परमानेंट लेबर में कंफ्यूज रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको समझो। देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब होता है ऐसा लेबर जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आया हो, यानी कि वो कुछ दिन के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ 1-2 साल के लिए आया हो। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और एक मालिक है, उसके पास परमानेंट के लिए 40 लेबर हैं और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए टोटल 100 लेबर लगने हैं, तो उसे 60 लेबर कहीं से लाने पड़ेंगे। तब वो 60 लेबर को लाकर परमानेंट थोड़ी ना जिंदगी भर के लिए रखेगा। अब वो जिंदगी भर के लिए रखे भी तो बेचारा पेमेंट कहाँ से देगा। तो वो क्या करेगा, कुछ लेबर को हेर के लाएगा, कहेगा भैया 1-2 साल आओ यहाँ बिल्डिंग जब तक बन रही है काम करो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जब टाइम बीत जाता था ना तो वो लोग भूल जाते थे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आया हूँ। तो वो लोग सोचते थे कि भैया अब हम परमानेंट के लिए यहाँ पर हो गए हैं। तो जब उनको कहा जाता कि अब बिल्डिंग बन गई अब आप जाइए अपनी पेमेंट लेकर, तो वो लोग जाते नहीं थे। तो इस तरीके थोड़ा झगड़ा वगड़ा टाइप का हो जाता था। तो इसको रोकने के लिए जो सरकार है उसने कही कि देखो जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही रहें, लेकिन उनको एक फायदा दिया जाएगा, जो परमानेंट लेबर की सैलरी रहेगी उसी के ही बराबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की भी सैलरी रहती है। अगर कोई परमानेंट लेबर है और उसी पद पे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर आया तो दोनों की सैलरी बराबर रहेगी। जो इसको खाना मिलेगा वही सेम खाना इसको मिलेगा, यानी जो अधिकार इसको रहेंगे वही अधिकार इसको भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी रहेंगे। अब आता है भैया कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब ये होता है अगर कोई भी लेबर है वो काम कर रहा है और उसको चोट लग जाती है, उसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उसका पैसा कौन देगी, कंपनी देगी। इसी कंपनसेशन कहा जाता है। और अगर कोई लेबर है उसको काम करते दौरान उसकी जहां काम कर रहा है वहीं पर मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि उसके जो घर वाले हैं लेबर के उसको मुआवजा कंपनी देती है। अब बात करते हैं चौथे कानून के बारे में जिसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स एक्ट। ये जो भैया ये जो कानून है ये टैक्स के रूप में बना है, ये एक्ट टैक्स के लिए बना है। तो जो एक लेबर रहता है उसको साल भर में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये यानी 2500 रुपये वो टैक्स भरता है। अगर कोई लेबर है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये टैक्स काटा जा सकता है, यानी कि जितनी उसकी सैलरी मिलती है ना तो उसमें से हर महीने 100 रुपये 200 रुपये काट लिए जा सकते हैं। तो इसमें जो लेबर रहता है उसका पैसा कटता है यानी कि उसको टैक्स के रूप में कट जाता है और वो टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। अब बात करते हैं ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के बारे में। इस ग्रेट्युटी एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी एक आदमी है जो कि किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम किया है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं। तो पैसे कितने रहते हैं इसको जान जाओ। अगर किसी कंपनी में आप भी 5 साल से ज़्यादा काम किए रहोगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे। वो बहुत से लोग को नहीं पता रहता तो नहीं मिलता है। लेकिन देखो ग्रेट्युटी एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई आदमी 5 साल से ज़्यादा काम किया है, जैसे मान लो 10 साल काम किया है, तो 10
10 साल काम किया है तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं इसको जानो। जैसे कि मान लो आपकी लेटेस्ट इनकम, यानी जब आप काम छोड़ रहे हो तो उस टाइम आपकी इनकम थी उस कंपनी में 10,000, तो अब 10,000 थी, तो आप 10 साल काम किए हो मान लो, तो आपके जितने साल काम किए हो उसे 15 मान लिया जाता है। जैसे मान लो आप 1 साल काम किए तो 15 दिन, 2 साल काम किए 30 दिन, और 3 साल काम किए 45 दिन, इस तरीके से जोड़ लिया जाता है। जैसे अब 10 साल आप काम किए तो लगभग 150 दिन ना, इस तरीके से अगर कर दोगे 15 इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150 दिन, तो आपको 150 दिन की सैलरी दी जाएगी। तो ये जान गए, तो इस तरीके से दिया जाता है, ग्रेट्युटी एक्ट में ये कहा गया है। अब बात करते हैं भैया मिनिमम वेज एक्ट 1948। मिनिमम वेज एक्ट के में ये कहा गया है कि एक जो लेबर होता है उसकी सैलरी जो रहती है वो फिक्स रहनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो कोई एक लेबर उसकी 10,000 है तो उसकी 10,000 ही मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई कंपनी उसको 7,000 दे 6,000 दे। तो ये मिनिमम वेज एक्ट में कहा गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट में। देखो इसमें जो कुछ कानून हुए हैं, जो एक्ट हैं, वो भैया स्टेट टू स्टेट डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट में कुछ और रह सकता है, कुछ स्टेट में कुछ और रह सकता है। तो आपको पता करना रहेगा कि आपके प्रदेश में क्या ये एक्ट किस तरीके से लागू होता है। लेकिन ये जो तनख्वाह रहती है डिपेंड करती है कि उसकी कैटेगरी क्या है या फिर उसका पद क्या है। पद का मतलब जैसे कि मान लो कोई कंपनी में सीईओ है, ठीक है, तो उसकी सैलरी तो ज़्यादा होगी लेकिन एक लेबर की कम होगी, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और स्किल के भी डिपेंड करता है कि उसकी स्किल कितनी है। स्किल भैया अगर ज़्यादा रहेगी तो वो आदमी, सिंपल सी बात है, ऊंचे पद पर रहेगा तो उसे ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो ये मिनिमम वेज एक्ट में ये कहा गया है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसमें यह कहा गया है कि जो पेमेंट होती है वो 7 तारीख से पहले हर लेबर को मिल जानी चाहिए। 7 तारीख के बाद मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हो, 7 तारीख लास्ट डेट होती है। अब 8वां नियम आता है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई एक लेबर जब अपना रिटायरमेंट लेता है तो उसके बाद उसको कुछ पेंशन मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, वो चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। अब 9वां आता है इक्वल रिज्यूमिनेशन एक्ट 1976। इसमें भैया ये कहा गया है कि अगर कोई 2 लेबर हैं और वो दोनों सेम पद पर हैं तो उन दोनों का जो तनख्वाह होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, वो इस एक्ट में कहा गया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ना, कि अगर मान लो कोई 2 आदमी हैं, उसमें से एक आदमी जो है मालिक के फुफ्फा का बेटा है, तो उसकी तनख्वाह मालिक बढ़ा देता है, और उसी के ही सेम पद पर दूसरा लेबर है, उसको तनख्वाह कम रहती है। तो ऐसा ही कंपनी नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती तो आप शिकायत कर सकते हो। अगर आप उस पद पे हो आपकी भी सैलरी उसको बढ़ानी पड़ेगी। अब ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि कभी कभी पहले क्या होता था कि अगर एक ही पद पर 2 आदमी हैं, उसमें से मान लो एक औरत है एक आदमी है, तो आदमी की क्या होती थी, सैलरी पहले बढ़ा उठती थी और औरत की नहीं बढ़ाई जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर दोनों सेम पद पर हैं तो दोनों की सैलरी इक्वल होनी चाहिए। और जैसे कि मान लो 2 अकाउंटेंट है किसी कंपनी में, तो जो दोनों अकाउंट है, दोनों अकाउंटेंट की सैलरी सेम होगी। समझ गए, अगर दोनों सेम पद पर हैं। अब बात करते हैं भैया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के बारे में। इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसे 12 से लेकर 26 हफ्ता तक की पेड छुट्टी मिलेगी। पेड छुट्टी का मतलब ये है कि तनख्वाह सहित छुट्टी मिलेगी। अगर वो छुट्टी पर भी है 12 से लेकर 26 हफ्ता तक, तब भी उसको तनख्वाह मिलते रहेगी अगर वो औरत प्रेग्नेंट है। अब बात करते हैं लास्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब बोनस आया होगा तो बहुत से लोग के मुँह ऐसा बन गया होगा। अब इसमें क्या है इसको समझते हैं। देखो जो कंपनियां रहती हैं वो क्या करती है, बोनस देती हैं। अब वो बोनस सबको मिलना चाहिए, हर लेबर को मिलने का ये अधिकार है। अब ये 1965 में ये कानून बनाया गया था। अब इसमें बताया क्या गया इसको समझते हैं। देखो जो बोनस मिलता है वो कैसे मिलता है, जो आपकी तनख्वाह है उस आपकी तनख्वाह का 8.33% आपको बोनस मिलेगा। और अगर कंपनियां ज़्यादा अच्छा कर रही है, उसके बैलेंस शीट यानी कि वो जो कंपनी है उसकी ज़्यादा बिक्री हो रही है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो जो आपका बोनस है वो 20% तक बढ़ सकता है। तो देखो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, अगर आपको पूरा समझ में आया हो लेबर लॉ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में केवल ए लिख देना, और अगर आपको बिल्कुल ना समझ में आए तो बी लिख देना। देखते हैं आप जीतते कोई और जीतता है, देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में आया किसी और को ज़्यादा समझ में आया है। आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिए अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले, कि ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना करे। तो नहीं तो लेबर लॉ जानते ही हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।